आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं हूं सहल कुरैशी और आप देख रहे हैं देश लाइव। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस घटनाक्रम की जो आने वाले वर्षों में देश की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी और कौन सी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। असल सवाल यह है कि क्या देश एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जो संसद में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर राजनीतिक पुनः संरचना की तैयारी चल रही है। क्या गृह मंत्री अमित शाह किसी बड़े संवैधानिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संख्या जुटाने में लगे हुए हैं? और क्या परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का मुद्दा इस पूरी राजनीतिक कवायद का केंद्र बना हुआ है? आइए समझते हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत से काफी दूर रह गई थी। बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली थी। सरकार बनाने के लिए उसे जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना, एलजेपी और अन्य सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ा। एनडीए की कुल संख्या 293 तक पहुंची और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन भारतीय राजनीति में 2 साल बहुत लंबा समय होता है। आज स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। बीजेपी और एनडीए पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास से दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा में भी उनकी स्थिति मजबूत हुई है और यही वजह है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष अब केवल सरकार चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संसद में ऐसा बहुमत जुटाना चाहता है जिससे बड़े संवैधानिक बदलाव किए जा सकें। कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा की असली नजर 2/3 बहुमत पर है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी संसद में इतनी संख्या चाहिए कि बड़े संवैधानिक फैसले आसानी से पारित हो सकें। यहीं से परिसीमन का मुद्दा चर्चा में आता है। परिसीमन आखिर क्या है? सरल भाषा में कहें तो देश की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय किया जाए, इसे परिसीमन कहते हैं। जिस तरीके से जो जनगणना जो अभी चल रही है उसमें किसकी संख्या कितनी होती है, उस मुताबिक जो है वो सीटें बनाई जाती है। अब यकीनन अल्पसंख्यकों की संख्या काफी बड़ी है, ये लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या मुसलमान सीटें बढ़ेगी मुसलमानों की? और उसी को लेकर यहां पर राजनीति यह है कि मुसलमानों की बढ़ती संख्या के बावजूद डिलिमिटेशन के नाम पर मुसलमान वोटों को, मुसलमान सीटों को इस तरीके से काट दिया जाए या बांट दिया जाए कि मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ ही ना सके। यह भी इसमें एक अहम पहलू है। वर्तमान व्यवस्था 1971 की जनगणना के बाद लंबे समय तक स्थगित कर दी गई थी। 1971 की जनगणना के बाद मुख्य रूप से परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन और लोकसभा विधानसभा सीटों के आवंटन को स्थगित कर दिया गया था। यह निर्णय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से लिया गया था। लेकिन आने वाले वर्षों में नए परिसीमन की चर्चा तेज हो रही है। विशेषकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के कारण उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती है। बड़ा अजीब है ना सोचने में, ये आप सोचिए। ऐसे में परिसीमन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और विपक्ष का आरोप है कि भाजपा इस प्रक्रिया से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। हालांकि भाजपा इन आरोपों को खारिज करती रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी कारण संसद में संख्या बढ़ाने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही है? पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जो घटनाएं सामने आई है, उन्होंने इन चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़े कई सांसदों के बारे में खबरें सामने आई कि वो एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं। जब शिवसेना ने आज मीटिंग बुलाई उद्धव ठाकरे ने, तो 9 सांसदों में से 6 सांसद नहीं पहुंचे। हालांकि ये शिंदे की पार्टी में जाएंगे या अलग गुट बनाएंगे, इस पर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के नेताओं के बयानों ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है।
उधर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट हो सकती है और अखिलेश के 20 से ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि कई सपा नेता भाजपा के संपर्क में हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ऐसे दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और जिस तरीके से बंगाल के अंदर भी हमने देखा, बंगाल में जिस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें इशारा उसी तरफ कर रही है कि बीजेपी संसद में 2/3 बहुमत किसी भी हाल में हासिल करना चाहती है। लेकिन राजनीति में अक्सर अफवाहें भी बड़े संदेश दे देती है और जब लगातार कई राज्यों में विपक्षी दलों के टूटने की चर्चा होने लगे तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर किसी बड़े राजनीतिक लक्ष्य की तैयारी है? अब जरा दूसरी तरफ भी देखते हैं। भाजपा और उसके समर्थक कहते हैं कि विपक्ष अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहा है। उनका तर्क है कि यदि किसी दल के नेता और सांसद अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं तो इसके लिए भाजपा को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। वो कहते हैं कि यह विपक्षी दलों के भीतर नेतृत्व संकट और वैचारिक भ्रम का परिणाम है, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि एजेंसियों का दबाव, राजनीतिक प्रलोभन और सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को कमजोर किया जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने तो यहां तक आरोप लगाया कि सांसदों को करोड़ों रुपयों का ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है। फिर भी भारतीय राजनीति में ऐसे आरोप नए नहीं हैं। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक पिछले कुछ वर्षों में कई सरकारों के गिरने और बनने के घटनाक्रमों ने इन आशंकाओं को जन्म दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वास्तव में भाजपा 2/3 बहुमत की दिशा में बढ़ रही है तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है? क्या यह परिसीमन है? क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा है? क्या आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की तैयारी हो रही है या फिर ये केवल राजनीतिक अटकलें हैं? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन ये बातें भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस रही है, बीजेपी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस कोशिश में हैं कि गुजरात के साथ दूसरे कई सारे चुनाव कराए जाएं, जिस वजह से एक लहर पैदा हो और गुजरात का चुनाव भी आसानी से बीजेपी जीत जाए। लेकिन इतना तय है कि भारतीय राजनीति एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां केवल चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं है। अब लड़ाई संख्या की भी है, संविधान की व्याख्या की भी है, संस्थाओं की भूमिका की भी है और लोकतंत्र के भविष्य की भी है। इसी संदर्भ में राहुल गांधी की भूमिका पर भी चर्चा होती रहती है। उनके समर्थकों का कहना है कि लगातार चुनावी चुनौतियों और राजनीतिक दबाव के बावजूद वो भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और मजबूती से डटे हुए हैं। दूसरी तरफ भाजपा समर्थक उन्हें लगातार असफल विपक्षी नेता बताते हैं। यानी देश की राजनीति दो अलग अलग नैरेटिव में बंटी हुई है। एक पक्ष इसे मजबूत नेतृत्व और निर्णायक शासन कहता है, वहीं दूसरा पक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ता हुआ दबाव बताता है। सच्चाई क्या है, इसका फैसला आखिरकार जनता करेगी। लेकिन एक बात तय है, आने वाले महीनों में परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्षी दलों में टूट और संसद की संख्या का गणित भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और अहम मुद्दे बनने वाले हैं। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या भाजपा वास्तव में 2/3 बहुमत की तैयारी कर रही है या विपक्ष बेवजह आशंकाएं पैदा कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।